सो वेलकम बैक टू मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस। मैं पूर्वाज गुप्ता आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है न्यूनेटल जॉन्डिस। लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि कोई भी अपडेट आपके पास से दूर ना रह सके और कोई भी न्यू वीडियो जो पोस्ट हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं न्यूनेटल जॉन्डिस से। न्यूनेटल का मतलब क्या है? न्यूनेट मतलब जो कि नवजात है या बिल्कुल जस्ट अभी पैदा हुआ है, न्यूनेटल जॉन्डिस। अब जॉन्डिस क्या है? जॉन्डिस का मतलब काफी जगह पे सुना होगा, पीलापन आ जाना पूरे शरीर पे, आंखों पे, चेहरे पे, पूरी बॉडी पे, क्या आना ना, पीलापन आ जाना। तो पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि न्यूनेटल जॉन्डिस को अपन और क्या कहते हैं। न्यूनेटल जॉन्डिस को अपन न्यूनेटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया कहते हैं। मतलब बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाना, किसके अंदर ज्यादा हो जाना? ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाना, उसको अपन कहते हैं न्यूनेटल जॉन्डिस। ठीक है, क्योंकि न्यूनेटल जॉन्डिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? न्यूनेटल जॉन्डिस इज येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। किसका येलो डिस्कलरेशन? मतलब पूरी बॉडी का आपको क्या देखने को मिलेगा? डिस्कलरेशन, मतलब कि चेंज हो जाएगा कलर। किससे भाई? जो रेडिश पिंकिश कलर होता है उससे चेंज होके क्या हो जाएगा? येलोइश कलर हो जाएगा। किसका? स्किन का, स्क्लेरा का। स्किन तो चलो आप लोगों को पता है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में पढ़ा हुआ भाई स्किन क्या होती है। साथ ही साथ में स्क्लेरा क्या है? स्क्लेरा प्यूपिल का जो व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हो ना, आंखों, आई का जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको अपन बोलते हैं स्क्लेरा। उसका क्या हो जाना? येलोइश कलर में कन्वर्ट हो जाना। साथ ही साथ में एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इन द न्यूबॉर्न ड्यू टू एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन। बिलिरुबिन के बढ़ने के कारण से क्या हो जाना? पूरी स्किन का, स्क्लेरा का, म्यूकस मेम्ब्रेन का, सबका कंबाइंडली क्या हो जाना? येलो कलर में कन्वर्ट हो जाना। क्या कहलाया जाता है? नियोनेटल जॉन्डिस कहलाया जाता है। कितना भाई? नॉर्मल अगर अपन बात करें सीरम लेवल, सीरम बिलिरुबिन, अगर मैं बात करूं कि सीरम बिलिरुबिन नॉर्मल अमाउंट में कितना होना चाहिए एक बच्चे के अंदर, तो अपन ने बात करा कि मोर देन 5 mg पर डीएल यूजुअली विजिबल क्लिनिकली। अगर न्यूनेटल जॉन्डिस किसी को होगा, अगर न्यूनेटल जॉन्डिस किसी को होगा तो उसके अंदर बिलिरुबिन, सीरम बिलिरुबिन का अमाउंट कितना होगा? मोर देन 5 mg पर डीएल। इसका मतलब जिस नॉर्मल स्टेट में अगर अपन काउंट करेंगे तो लेस देन 5 mg पर डीएल में उसको काउंट करेंगे। मतलब नॉर्मल स्टेट कितनी होनी चाहिए? लेस देन 5 mg पर डीएल। समझे बात को? भाई न्यूनेटल जॉन्डिस की बात करूं तो न्यूनेटल जॉन्डिस में क्या हो रहा है? जो बिलिरुबिन है उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ रही है। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? जो भी स्किन है, स्क्लेरा है और म्यूकस मेम्ब्रेन है, उन सब का क्या हो रहा है? येलोइश डिस्कलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। पैथोफिजियोलॉजी मतलब किस प्रकार से न्यूनेटल जॉन्डिस कॉज हो रहा है। सबसे पहली बात देखो, इस न्यूनेटल के अंदर सबसे मेन चीज अपन को मालूम पड़ रही थी कि बिलिरुबिन का अमाउंट गड़बड़ा रहा था। अब बिलिरुबिन का अमाउंट गड़बड़ा रहा है, लेकिन अपन शुरुआत करते हैं कहां से कि ये बिलिरुबिन का अमाउंट गड़बड़ाया क्यों, बढ़ा क्यों बॉडी के अंदर। देखो, सबसे पहले इंक्रीज्ड मास इन न्यूबॉर्न। किसका मास? आरबीसी का। मतलब आरबीसी का अमाउंट क्या होता है? न्यूनेट्स के अंदर ज्यादा होता है। अब ज्यादा होने के चक्कर में क्या हुआ? उनकी लाइफ स्पेन कैसी हो गई? शॉर्ट हो गई। कैसी हो गई लाइफ स्पेन? शॉर्ट। मतलब 70 से 90 दिन की उनकी लाइफ स्पेन हो गई, जबकि नॉर्मल एडल्ट में अगर काउंट करें तो 120 दिन की लाइफ स्पेन होती है। किसकी? आरबीसी की। लेकिन अब कितनी हो गई? 70 से 90 दिन की होती है। उस वजह से जल्दी जल्दी क्या हो रहा है? आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है। देखो, सबसे पहले क्या हुआ? ज्यादा मास में आरबीसी थी तो उनकी लाइफ स्पेन कैसी हो गई? छोटी हो गई। उस लाइफ स्पेन छोटी होने के चक्कर में, अगर लाइफ स्पेन छोटी है मतलब जल्दी जल्दी क्या हो रही है? आरबीसी टूटती जा रही है, और जल्दी जल्दी टूट रही है, उसकी वजह से क्या अमाउंट बढ़ रहा है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का प्रोडक्शन हद से ज्यादा बढ़ रहा है। किसका प्रोडक्शन हद से ज्यादा बढ़ रहा है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्रोडक्शन का बढ़ रहा है। साथ ही साथ में क्या होता है न्यूनेट्स का?
लिवर इमेच्योर होता है, उस इमेच्योर होने की वजह से वो बिलिरुबिन को सही तरीके से तोड़ नहीं पाता या फिर कन्वर्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सही तरीके से कॉन्जुगेशन बिलिरुबिन का नहीं हो पाता, अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। उस वजह से मोर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन ब्लड, क्या हो जाता है, ब्लड के अंदर हद से ज्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ट्रेवल करता रहता है। अब इसके ट्रेवल करने के चक्कर में क्या हुआ, जब अगर मान लो फीडिंग डिले हुई या जो गलत गट फ्लोरा है वो क्या हो गए, गड़बड़ा गए या फिर वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाए, तो उसके कारण क्या होगा, जो एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो वापस से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएगा और कहां पहुंच जाएगा, ब्लड लाइन के अंदर, मतलब कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाएगा। और ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने की वजह से क्या होगा, हाइपर बिलिरुबिमिया हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा इज नोन एज जॉन्डिस। क्या बात चालू हुई भाई, आरबीसी का मास ज्यादा था, उस मास ज्यादा होने के चक्कर में लाइफ स्पाइन शॉर्ट हो गई। उस शॉर्ट होने की वजह से आरबीसी का ब्रेकडाउन जल्दी जल्दी हो रहा था भाई, आरबीसी का ब्रेकडाउन जल्दी जल्दी हो रहा था। अब आरबीसी के ब्रेकडाउन होने की वजह से जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसका अमाउंट बढ़ता गया। अब इमेच्योर लिवर था तो लिवर इतना ज्यादा अनकॉन्जुगेटेड लिवर बिलिरुबिन को ज्यादा से तोड़ नहीं पा रहा था, तो उसमें भी इमेच्योर लिवर के कारण क्या हो रहा था, बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन कम हो गया। अब वो कम होने की वजह से ब्लड के अंदर उसका अमाउंट बढ़ गया। क्यों, क्योंकि हेपेटो जो क्या था, एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन था वो बढ़ गया, क्योंकि जैसे ही वो नहीं टूटा इंटेस्टाइनल वॉल तक पहुंचा, वहां से वापस से एब्जॉर्ब हो गया। अब वहां से एब्जॉर्ब हुआ तो किसके अंदर पहुंच गया, ब्लड के अंदर पहुंच गया। और ब्लड के अंदर पहुंचने की वजह से क्या हुआ, हाइपर बिलिरुबिमिया हो गया, और उसकी वजह से जो येलोइश डिस्कलरेशन जनरेट होना था स्किन और स्क्लेरा पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, वो हो जाता है। और उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। और ये बच्चों के अंदर होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, न्यूनेटल जॉन्डिस। समझ में आई बात, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला गया है, वाई न्यूबॉर्न गेट जॉन्डिस मोर, क्यों न्यूनेट्स को या न्यूबॉर्न्स को जॉन्डिस ज्यादा होता है। तो पहला पॉइंट क्या बोला है, क्योंकि आरबीसी का टर्नओवर ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे जो अपन ने ये बात पढ़ी थी कि आरबीसी का मास होता है, लाइफ स्पैन शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी टूटने लग जाती है। आरबीसी का क्या हो गया, टर्नओवर ज्यादा हो गया, इस वजह से जॉन्डिस अपीयर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। चलो ठीक है। इसके बाद इमेच्योर लिवर एंजाइम सिस्टम, जो लिवर है वो क्या इमेच्योर है, तो उसकी वजह से काफी सारे लिवर के एंजाइम्स जल्दी से नहीं बन पाते, वो इमेच्योर होते हैं, वो जल्दी से अपना फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या दिक्कत आ जाती है, जॉन्डिस की दिक्कत क्रिएट हो जाती है। चलो वो भी ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज्ड एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन। मैंने बोला ना, जब क्या होता है कि फीडिंग कम होने की वजह से, गट के फ्लोरा कम होने की वजह से क्या होता है, जो भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो किस में एब्जॉर्ब होने लग जाता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने लग जाता है, और कहां पहुंच जाता है, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, ठीक है। और लास्ट, पुअर फीडिंग इनिशियली, जो शुरुआत की जो फीडिंग है वो क्या है, कम है, मतलब मदर फीडिंग नहीं करा पा रही, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रही, जिस वजह से क्या दिक्कत आ जाती है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। समझे बात को। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस। भाई न्यूनेटल जॉन्डिस के टाइप्स क्या हैं। अब टाइप्स मतलब, अब ये देख के चलिए, दो सबसे मेन टाइप हैं, एक फिजियोलॉजिकल एक पैथोलॉजिकल, ठीक है। लेकिन इनके अलावा और भी टाइप्स हैं, लेकिन सबसे मेनली तुम्हें कौन से याद रखने हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो सबसे पहले अपन देखते हैं किसको, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस को। अब ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या कहता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का मतलब है नॉर्मल जॉन्डिस ड्यू टू इमेच्योर लिवर। क्या बोला इसने, भाई ये जॉन्डिस क्या है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लमदायक नहीं है, लेकिन किस वजह से है, ड्यू टू इमेच्योर लिवर, क्योंकि लिवर क्या है, इमेच्योर है। एंड इंक्रीज्ड आरबीसी ब्रेकडाउन इन न्यूबॉर्न, और किसकी वजह से, क्योंकि भाई न्यूबॉर्न के अंदर जो आरबीसी का ब्रेकडाउन है वो क्या है, ज्यादा है, इस वजह से ये कौन सी जॉन्डिस जनरेट हो रहा है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जनरेट हो रहा है। मतलब बॉडी की फिजियोलॉजी की वजह से जो जॉन्डिस जनरेट हो रहा है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। अब ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस किस वजह से, इमेच्योर लिवर की वजह से और इंक्रीज आरबीसी ब्रेकडाउन की वजह से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। ये कब अपीयर होता है, सबसे मेन लाइन, कब अपीयर होता है, अपीयर आफ्टर 24 आवर ऑफ बर्थ। कब, जन्म के 24 घंटे बाद जब जॉन्डिस जनरेट हो या अपीयर हो, उसे तुम क्या बोलोगे, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहोगे। किसे कहोगे, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस,
जो बर्थ हुआ, बर्थ के 24 घंटे बाद अगर जनरेट होता है, अपीयर होता है, उसे आप बोलोगे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, अब इसने क्या बोला, पीक पे कब होगा? अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो गया, मान लो 24 घंटे बाद किसी को येलोइश डिस्कलरेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे पीक पे कब होगा? तो जो टर्म बेबीज होते हैं उनके अंदर 3 to 5 डेज पे ये पीक पे रहता है। ठीक है, और जो प्री टर्म बेबीज होते हैं उनमें 5 to 7 डे पे क्या रहता है, पीक लेवल पे रहता है। अब क्या होता है, ये डिसअपियर कब हो जाता है? भाई इतना आसान है, मतलब इतना प्रॉब्लमदायक नहीं है ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, क्योंकि जब थोड़ा बहुत अपीयर होता है 24 घंटे के बाद अपीयर होगा, फिर कुछ 7-8 दिनों में क्या हो जाता है, गायब भी हो जाता है। क्या है, टर्म बेबीज के अंदर अगर अपन देखें तो 7 से 10 दिन में ये डिसअपियर हो जाता है, और प्री टर्म बेबीज के अंदर अगर अपन देखें तो ये 14 डेज के अंदर डिसअपियर हो जाता है। अगर मान लो तुमसे कॉम्पिटिशन में कोई पूछ ले कि भाई टर्म बेबीज के अंदर पीक लेवल पर कब होता है, तो प्रायोरिटी आपको क्या रखनी है, 5 डेज। ठीक है, प्री टर्म के अंदर कब है, 7 डेज। ठीक है, डिसअपियर कब हो जाता है, 10 डे में अपीयर हो जाता है टर्म के अंदर, और प्री टर्म के अंदर कब डिसअपियर हो जाता है, 14 डेज पे डिसअपियर हो जाता है। अगर रेंज पूछी गई है तो रेंज में आपको बता चुका हूं। अगर तुमसे सिंगल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो तुम हायर वैल्यू को क्या रखोगे, पुट ऑन करोगे मार्किंग पे, प्रायोरिटी पहले हायर वैल्यू को दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसने क्या बोला कि भाई इस कंडीशन के अंदर बिलिरुबिन किससे ज्यादा हो जाता है, किससे कम है, लेस देन 5 mg पर डीएल पर डे से कम हो गया है। ठीक है, क्या कॉजेस रहेंगे इस चीज के, भाई फिजियोलॉजिकल होने के क्या कॉजेस हैं, अपन ने डेफिनेशन में देखा था, इमैच्योर लिवर, इंक्रीज आरबीसी ब्रेकडाउन, वही पॉइंट यहां पर है। इमैच्योर लिवर एंजाइम, जब लिवर ही इमैच्योर है तो एंजाइम तो इमैच्योर होंगे ही होंगे, और साथ ही साथ में आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन है वो क्या हो जाता है, न्यूबॉर्न के अंदर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ स्पेन क्या है, कम है, और कम होने की वजह से रिपीटेटिवली ज्यादा चलते हैं वो। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। किसी वजह से अगर जॉन्डिस हुआ है, किसी और बीमारी की वजह से या किसी और वजह से अगर जॉन्डिस हुआ है, तो उसे अपन बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अब पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या है, एबनॉर्मल जॉन्डिस ड्यू टू अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस, कोई ना कोई डिजीज प्रोसेस की वजह से, किसी ना किसी लिवर की डिजीज की वजह से, किसी और डिजीज कंडीशन की वजह से, ब्लड डिसऑर्डर की वजह से क्या हो रहा है, अगर जॉन्डिस अपीयर हो रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अब पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की एक खास बात है कि वो कब हो जाता है, 24 घंटे के अंदर अंदर ही पैथोलॉजिकल अगर जॉन्डिस हो रहा है, येलोइश डिस्कलरेशन हो रहा है, तो उसे तुम क्या बोलोगे, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलोगे। यहां पर देखो, अपीयर विद इन फर्स्ट 24 आवर, भले 24 घंटे पैदा हुआ है जस्ट बच्चा, उसी 24 घंटे के अंदर क्या हो गया, उसको जॉन्डिस हो गया, तो वो कौन सा है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। बिलिरुबिन कितना बढ़ जाता है, मोर देन 5 mg पर डीएल पर डे। देखो पैथोलॉजिकल के अंदर, फिजियोलॉजिकल के अंदर क्या हो रहा था, लेस देन 5 mg पर डीएल पर डे हो रहा था, इसके अंदर बढ़ के कितना हो रहा है, मोर देन 5 mg पर डीएल पर डे। ठीक है, नॉर्मल स्टेज में 5 mg होना चाहिए। ठीक है, अब इसने क्या बोला, सीरम बिलिरुबिन इज वेरी हाई फॉर एज। भाई एज के अकॉर्डिंग सीरम बिलिरुबिन बहुत ज्यादा हो जाता है, 5 mg से ज्यादा, इसलिए। और ये जो पैथोलॉजिकल वाली कंडीशन है, ये अगर लंबे समय तक रहती है, परसिस्ट लॉन्ग ड्यूरेशन, कितने समय तक रहती है, लंबे समय तक रहती है, नीड अर्जेंट इवेल्युएशन, और इसको क्या चाहिए, अर्जेंट इवेल्युएशन चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, इमीडिएटली ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है, और अगर तुम्हें जॉन्डिस याद आ रहा है, अगर मान लो ये, मान लीजिए क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है भाई जॉन्डिस के अंदर सबसे मेन चीज क्या है, तो वो है फोटोथेरेपी। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे अपन, अलग से टॉपिक है। इसके कॉजेस क्या रहेंगे, हीमोलाइसिस। ठीक है, हीमोलाइसिस ज्यादा हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, या लिवर डिजीज हो जाना, इस वजह से क्या हो सकता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है। देखो फिजियोलॉजिकल के अंदर क्या समझा, 24 घंटे के बाद, पैथोलॉजिकल के अंदर क्या समझा, 24 घंटे से पहले, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के कारण जॉन्डिस अपीयर हो जाता है, उसे अपन बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। अब यहां पे क्या बोला, जॉन्डिस ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क। इनएडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क के कारण या ब्रेस्ट फीडिंग के कारण, इनटेक के कारण क्या हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना। कब, फर्स्ट वीक के अंदर, अगर इन फर्स्ट वीक में, तब उसे अपन क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस कहेंगे। या बेबी पुअरली फीडिंग कराई गई है बेबी को, या फिर मिकोनियम का पासेज क्या हो गया है, डिले हो गया है। किसका, मिकोनियम का पासेज। मिकोनियम क्या है, फर्स्ट स्टूल ऑफ द बॉडी या बेबी का जो फर्स्ट स्टूल पास आउट होता है उसे अपन मिकोनियम कहते हैं। वो मिकोनियम पास नहीं हो पाया है, उस वजह से भी क्या हो जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप कौन सा है,
ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, और एक है ब्रेस्ट मिल्क की वजह से। जॉन्डिस ड्यू टू सब्सटेंस इन ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीजिंग द बिलिरुबिन रीएब्जॉर्प्शन, मतलब कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसकी वजह से बिलिरुबिन का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, मतलब बिलिरुबिन बाहर नहीं जा रहा है बल्कि उसका रीएब्जॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है। उस वजह से क्या हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस भी क्रिएट हो सकता है। कब हो सकता है, इट स्टार्ट आफ्टर 5 to 7 डेज के बाद में होगा। बेबी अदरवाइज हेल्दी, बाकी उसके अलावा बेबी हेल्दी रहेगा, लेकिन क्या होने लग जाएगा, येलोइश डिस्कलरेशन होने लग जाएगा, और ये कुछ वीक तक रह सकता है, ठीक है, कुछ हफ्ते तक कुछ वीक तक रह सकता है। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक जॉन्डिस। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हीमोलाइटिक जॉन्डिस किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन। अभी अपन पढ़ी रहते भाई जॉन्डिस किस वजह से हो रहा है, भाई आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, लाइफ स्पेन कम हो रहा है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा बन रहा है, वो फिर वापस से एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए ये दिक्कत क्रिएट हो रही है। तो हीमोलाइटिक जॉन्डिस क्या है, मतलब कि अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हद से ज्यादा हो रहा है, एक्सेसिव वे में हो रहा है, उस वजह से जो जॉन्डिस जनरेट होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, हीमोलाइटिक जॉन्डिस। क्या कॉजेस हो सकते हैं भाई, इन कॉजेस की वजह से अगर होगा तो उसे अपन हीमोलाइटिक बोल देंगे, जैसे आरएच इनकम्पेटेबिलिटी, एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी, G6PD डेफिशिएंसी की वजह से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, इसकी वजह से, इसकी कमी हो जाने की वजह से क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या है, लिवर को दिक्कत आती है, ऑक्सीजन बॉडी में नहीं रह जाती है, मतलब कम तौर पे रह जाती है, तो उससे उसकी वजह से क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, बिलिरुबिन सही तरीके से जा नहीं पाता है, टूट नहीं पाता है, उसको मतलब फ्लश आउट नहीं कर पाते हैं बॉडी, ठीक है, लिवर अपना काम नहीं कर पाता सही से, उस वजह से क्या होने लग जाता है, जॉन्डिस क्रिएट होने लग जाता है। नेक्स्ट है हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस, ठीक है, हेरिडेटरी कोई जेनेटिक बीमारी है या फिर हेरिडेटरी की बीमारी है, उस वजह से भी हो सकता है, मतलब मान लो फर्स्ट चाइल्ड को क्या हुआ था, न्यूरोनेटल जॉन्डिस हुआ था, तो सेकंड चाइल्ड को भी क्या हो जाता है, रिस्क हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस। कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस का मतलब क्या है, ड्यू टू लिवर डिजीज, किसकी वजह से, लिवर डिजीज की वजह से, या फिर बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन मतलब भाई जो बाइल डक्ट है उसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर कोई लिवर के अंदर से क्या हो रहा है, जॉन्डिस होने की संभावना बढ़ रही है, या फिर बिलिरुबिन का मात्रा के समेट नहीं पा रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है, कॉन्जुगेटेड जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा बन रहा है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस। क्या बोल देते हैं, कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस। किस वजह से हो रहा है भाई, सिंपल, अभी अपन ने यहाँ पे बात करी बाइलरी की, तो बाइलरी एट्रेसिया हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, नियोनेटल हेपेटाइटिस हो गया, या फिर कोई सेप्सिस कंडीशन हो गई, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें हो गई अपने टाइप्स, कितने 6 टाइप्स हैं भाई, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग से, बाकी हीमोलाइटिक से, कॉन्जुगेटेड से, ये सारे टाइप्स हैं, लेकिन सबसे मेनली आपको 2 टाइप याद करके रखने हैं, सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल और दूसरा है पैथोलॉजिकल। देखिए अब यहां पर 2 चीजों में डिफरेंस है, फिजियोलॉजिकल में और पैथोलॉजिकल में, क्योंकि इससे ऊपर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए यहां पर पुट ऑन किया गया है। तो कब स्टार्ट होता है फिजियोलॉजिकल, 24 आवर के बाद, लेकिन पैथोलॉजिकल कब स्टार्ट होता है, विद इन 24 आवर के अंदर, ठीक है। पीक लेवल पे कब रहता है, 3 से 5 दिन पे, और ये अर्ली रैपिड फेज में पहले से ही पीक पे रहता है, शुरुआत से ही, ठीक है। इसमें क्या है, लेस देन 5 mg पर डीएल, लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर क्या होता है, मोर देन 5 mg पर डीएल। इसी के साथ ड्यूरेशन कितना है, लेस देन 10 to 14 डेज, लेकिन ये लंबे समय तक चलता है, काफी हफ्तों तक चलता है, ठीक है। इसी के साथ सीवियरिटी, जो फिजियोलॉजिकल है वो माइल्ड स्टेज में रहेगा, ठीक है, लेकिन पैथोलॉजिकल है वो सीवियर स्टेट में चला जाएगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, ये खुद से डिसअपियर हो जाता है, लेकिन इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करा के आपको आगे क्या देना पड़ेगा, फर्दर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, जैसे फोटोथेरेपी हो गया, ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, काफी अदर चीजें हो जाएंगी, जब अपन पढ़ेंगे मैनेजमेंट उस दौरान पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा अपना नर्सिंग क्लासेस का, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस का एक ऐप है, जिसको आप डाउनलोड करें, वहां पर काफी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, काफी सारे एग्जाम से रिलेटेड,
चाहे कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, सबसे रिलेटेड आपको पढ़ाई से का मटेरियल मिलेगा। और उस पढ़ाई के मटेरियल से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो आरआरबी हो, आरबीएल, आरएमएल हो, चाहे जिपमर हो, एसजीपीजीआई हो, केजीएमयू हो, कोई से भी एग्जाम, जहां तक कि नॉर्थ सेट, हर एग्जाम की तैयारी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे जाकर मिशन हाई नाम से ऐप डाउनलोड करना होगा और वहां पे सब्सक्रिप्शन लेके आपको पढ़ाई करनी होगी। जितने अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो उतने अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब कि अगर न्यूनेटल जॉन्डिस के मैं रिस्क फैक्टर पूछूं कि भाई किस वजह से हो सकता है, तो उसमें सबसे पहली वजह है प्री मैच्योरिटी। क्या है सबसे पहली वजह, प्री मैच्योरिटी, मतलब बच्चे का प्री मैच्योर बर्थ होना, यही सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर जनरेट हो जाता है कि हाँ भाई ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा प्री मैच्योर है तो लो बर्थ वेट भी होगा, ठीक है, इस वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। या फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग विद पुअर इनटेक। भाई एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है लेकिन क्या है, इनटेक पुअर है, पुअर इनटेक है। इसी के साथ साथ में डिलेड इनिशिएशन ऑफ फीडिंग में बहुत देरी हो रही है। प्रीवियस सिबलिंग क्या है, न्यूनेटल जॉन्डिस था, इसलिए इस वाले को भी रिस्क हो सकती है दूसरे वाले बच्चे को। सिफेलो हेमेटोमा या फिर बर्थ ट्रोमा कोई हो चुका है, उसके चक्कर में जॉन्डिस क्रिएट हो सकता है। मेल जेंडर ज्यादा प्रोन होते हैं फीमेल जेंडर से जॉन्डिस के लिए। मैटरनल डायबिटीज अगर है तो इश्यू हो सकता है। पॉलीसाइथीमिया हो सकता है तो भी क्या हो सकती है, जॉन्डिस की कंडीशन जनरेट हो सकती है। आरबीसी मैच्योर जल्दी से नहीं हो पाती, उसे अपन बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, ये क्या है, इसके रिस्क फैक्टर है। इसी के साथ कॉजेस। अब क्या क्या कॉजेस है न्यूनेटल जॉन्डिस के, वो थे रिस्क फैक्टर, ये है कॉजेस जिस वजह से जॉन्डिस होता है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल आरबीसी ब्रेकडाउन। भाई आरबीसी का ब्रेकडाउन फिजियोलॉजिकली ज्यादा हो रहा है, उस वजह से जॉन्डिस हो सकता है। हीमोलाइटिक डिजीज कंडीशन जैसे आरएच इनकम्पेटेबिलिटी, एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी, इनकी वजह से क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। G6PD डेफिशिएंसी हो जाए, उस वजह से जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉलीसाइथीमिया हो जाए, उस वजह से ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। बर्थ ट्रॉमा हो जाए, उसकी वजह से दिक्कत है। इमेच्योर लिवर एंजाइम, जब प्री मैच्योरिटी हो चुकी है तो लिवर एंजाइम की इमेच्योर हो सकते हैं, उससे दिक्कत आ सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म हो। क्रिगलर नेजार सिंड्रोम। क्रिगलर नेजार सिंड्रोम में क्या है कि लिवर के एंजाइम सही तरीके से काम नहीं कर पाते, लिवर अब सही तरीके से काम नहीं कर पाता, उस वजह से दिक्कत जनरेट होती है। ठीक है, गिलबर्ट सिंड्रोम, इसके अंदर भी कुछ एंजाइम्स हैं जो बिलिरुबिन को सही से तोड़ नहीं पाते, उसका वर्किंग फंक्शन सही से नहीं कर पाते, उस वजह से जो सिंड्रोम जनरेट होते हैं, प्रॉब्लम जनरेट होती है, उसे अपन बोलते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। ठीक है, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि भाई बिलिरुबिन की वजह से ये दोनों दिक्कतें जनरेट होती हैं। नेक्स्ट, डिलेड फीडिंग में डिले हो जाने के कारण क्या हो सकता है, जॉन्डिस क्रिएट हो सकता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, जैसे बात करी गई थी भाई, क्या नहीं हो, फ्लोरा सही से नहीं हो, या फिर हिट्सबर्ग डिजीज कंडीशन हो, जिसके कारण क्या हो भाई, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रखा है, उसकी वजह से न्यूनेटल जॉन्डिस हो गया। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क की वजह से जॉन्डिस हो सकता है, न्यूनेटल हेपेटाइटिस की वजह से, या फिर बाइलरी एट्रेसिया के कारण, मतलब कि बाइलरी मतलब बाइल जूस के जो फ्लो का जो एरिया है या बाइल डक्ट है, उसके ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसे अपन बोलते हैं बाइलरी एट्रेसिया, और उसकी वजह से क्या दिक्कत आएगी, न्यूनेटल जॉन्डिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, साइन एंड सिम्टम। सबसे मेन चीज भाई, साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले अगर अपन माइल्ड साइन एंड सिम्टम की बात करें तो माइल्ड साइन एंड सिम्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी येलो स्किन, येलो स्क्लेरा, स्क्लेरा मैंने बता दिया, व्हाइटिश पोर्शन ऑफ द योर आई इज नोन एज स्क्लेरा। कहां से स्टार्ट होगा, सबसे मेन चीज ध्यान रखना, सबसे पहले फेस, सबसे पहले कहां से, फेस से स्टार्ट होगा, फिर ट्रंक पे जाएगा, ठीक है, गर्दन के हिस्से पे, धड़ के हिस्से पे जाएगा, और फिर कहां जाएगा, लिम्ब के हिस्से पे जाएगा, मतलब हाथ पैरों तक जाएगा। कैसे से ट्रेवल कर रहा है, सिफेलोकॉर्डल प्रोग्रेशन इसका चल रहा है, मतलब सिर से लेकर पैर तक इसका हेड टू टो वाला पोर्शन चल रहा है। ठीक है, इसको एग्जामिन कैसे करते हैं उसका भी मैं पोर्शन बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर सीवियर वार्निंग, सीवियर साइन क्या होते हैं, सबसे पहले पुअर फीडिंग, अगर बच्चा पुअर फीडिंग कर रहा है तो बहुत ही सीवियर साइन है या फिर वार्निंग साइन है।
लिथार्जी फील कर रहा है बच्चा, या फिर बच्चे की हाई पिच्ड क्राई हो रही है रिपीटेटिवली, उसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, ये मान सकते हैं कि भाई क्या है, ये इसके साइनस सिम्टम है किसके, न्यूनेटल जॉन्डिस के। हाइपोटोनिया, भाई टोन चेंज हो गई है, हाइपोटोनिया या हाइपरटोनिया हो गया है, फीवर ज्यादा आ रहा है, या फिर आर्किंग ऑफ बैक जिसको ओपिस्थोटोनस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, सीजर्स, क्या आ जाए बच्चे को, सीजर्स ज्यादा आने लग जाए, उस वजह से भी क्या हो सकती है, न्यूनेटल जॉन्डिस क्रिएट हो सकता है, न्यूनेटल जॉन्डिस क्रिएट हो सकता है। दो तरीके के साइनस सिम्टम बताए, एक है माइल्ड, एक है सीवियर। माइल्ड के अंदर क्या है भाई, सिर्फ येलोइश स्किन होगी, येलोइश स्क्लेरा हो गया, फेस से लेकर लिम्ब तक क्या होगा भाई, स्प्रेड प्रोग्रेशन होता चला जाएगा। लेकिन सीवियर में जाके फीडिंग, पुअर फीडिंग हो सकती है, लिथार्जी फील कर सकता है, हाई पिच क्राई आए, हाइपरटोनिया हाइपोटोनिया आए, फीवर आए, आर्किंग और बैक आए, या सीजर्स आए। इस वजह से क्या हो सकती है, न्यूनेटल जॉन्डिस के ये साइन सिम्टम सबसे मेन है, ये ध्यान रखना। एक तो है ये कि भाई बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है साथ में साइन सिम्टम आपको देखने को क्या मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकते हैं, सबसे मेन चीज, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकते हैं किसके अंदर, बच्चे के अंदर, अगर उसको न्यूनेटल जॉन्डिस हो चुका है तो। अब दो सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहला है एक्यूट बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी। क्या है, एक्यूट बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी, मतलब अर्ली रिवर्सिबल ब्रेन डिस्फंक्शन ड्यू टू बिलिरुबिन टॉक्सिसिटी। बिलिरुबिन की टॉक्सिसिटी हो जाने के कारण, मतलब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करे, उस वहां पे ब्रेन के अंदर बिलिरुबिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाने के कारण क्या हुआ, अर्ली रिवर्सिबल ब्रेन डिस्फंक्शन क्रिएट हो गया। मतलब ऐसा कि जो रिवर्सिबल हो सके अर्ली फेज के अंदर, उस ब्रेन डिस्फंक्शन क्रिएट हुआ किसकी वजह से, बिलिरुबिन की टॉक्सिसिटी की वजह से। कैसे, जो हाई अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था, जो ब्लड के अंदर ट्रेवल कर चुका था, उसने क्या क्रॉस कर दिया, बी क्रॉस कर दिया, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर दिया, और कहां जाके डिपॉजिट हो गया, ब्रेन टिश्यू के अंदर जाके डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से क्या कॉज हुआ, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम कॉज हुए, ठीक है। क्या क्या सिम्टम आए या क्या क्या साइन आए भाई, लिथार्जी, पुअर फीडिंग, हाइपोटोनिया, हाई पिच क्राई, फीवर, आर्किंग ऑफ बैक और सीजर। समझे बात को, ठीक है। क्या था, एक्यूट बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी का क्या है, न्यूनेटल जॉन्डिस का एक कॉम्प्लिकेशन है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक अर्ली रिवर्सिबल फेज के अंदर क्या कर रहे हो आप, ब्रेन डिस्फंक्शन हो रहे हैं, लेकिन रिवर्सिबल हो सकता है अर्ली फेज के अंदर, बाद फेज नहीं, अर्ली फेज के अंदर। क्यों, किस वजह से, बिलिरुबिन की टॉक्सिसिटी की वजह से। अब इसी में आप एक और कॉम्प्लिकेशन देखोगे, जिसका नाम है कर्निक्रेटस। क्या नाम है, कर्निक्रेटस, ठीक है। इसमें क्या है, परमानेंट बिलिरुबिन डिपोजिशन इन बेसल गैंग्लियन या ब्रेन कॉजिंग इरिवर्सिबल डैमेज। क्या होता है, एक्यूट फेज के अंदर क्या बोला था उसने, एक्यूट बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी में क्या था कि भाई अर्ली फेज के अंदर अगर आपने उस चीज को ट्रीट कर लिया तो क्या होगा भाई, वो रिवर्सिबल कंडीशन हो जाएगी। लेकिन अगर वो परमानेंट डिपोजिशन हो गया कहां पर, बेसल गैंग्लियन के अंदर या ब्रेन के अंदर, तब वो कंडीशन क्या हो जाती है, सीवियर हो जाती है, और उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, कर्निकेट्रस, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है इसके अंदर, सीवियर अनट्रीटेड हाइपर बिलिरुबिनिया को अपन ने क्या कर पाए, ट्रीट नहीं कर पाए, वो सीवियर फॉर्म में चला गया, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, बिलिरुबिन कहां एंटर होने लग जाएगा, ब्रेन में, और वहीं जाके क्या होने लग जाएगा, बेसल गैंग्लियन के अंदर जाके डिपॉजिट होने लग जाएगा, जिस वजह से परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होना चालू हो जाएंगे। और परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होना चालू होंगे तो सेरिब्रल पाल्सी जैसी कंडीशन होगी, हियरिंग लॉस जैसी कंडीशन होगी, सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस, अपवर्ड गेज पाल्सी हो जाएगी, डेवलपमेंटल डिले होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आएंगी, सीजर्स क्रिएट होने लग जाएंगे। ये सारे क्या हो जाएंगे, फीचर्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो एक तरीके से साइन एंड सिम्टम, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डायग्नोसिस, मतलब किस तरीके से आप इस डिजीज कंडीशन को डायग्नोस करोगे। अब डायग्नोस करने के कुछ तरीके हैं, वैसे तो अपन को काफी सारे साइन एंड सिम्टम दिख रहे थे, उस चीज से अपन इसको मालूम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप हिस्ट्री टेकिंग करोगे कि भाई कब से है, क्या है, पहले कुछ था क्या, अब कुछ था क्या। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, क्रामर्स रूल। अब क्रामर्स रूल मैं आपको अभी अगले उसमें बताऊंगा कि भाई किस तरीके से क्रामर्स रूल को यूज किया जाता है, किस तरीके से आप फिजिकल एग्जामिनेशन में उसको यूज में लोगे,
ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या करोगे, सिफेलोकॉर्डल प्रोग्रेशन की तरफ जाओगे, पहले फेस पे, फिर ट्रंक पे, फिर लिम्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आप क्या टेस्ट कराओगे, सीरम बिलिरुबिन एस्टिमेशन कराओगे, ठीक है। साथ में ट्रांस सबक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमेट्री, मतलब अब इसमें क्या है, आप एक्सरे के थ्रू या फिर और पर्टिकुलर मेथड्स के थ्रू आप क्या करोगे, इसमें बिलिरुबिन का अमाउंट चेक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट ब्लड ग्रुपिंग कराओगे, कूम टेस्ट कराओगे हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है। G6PD ऐसे कराओगे, भाई उसकी डेफिशिएंसी के बारे में मालूम करोगे, भाई कितनी है कितनी नहीं है। TFT कराओगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड फॉर बाइलरी एट्रेसिया। अगर बाइलेटरी एट्रेसिया है क्या, देखो नॉर्मल बाइल डक्ट क्या है, ये कॉमन बाइल डक्ट, हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाइल डक्ट क्या हो गई हैं, ब्लॉक हो गई हैं, चाहे यहां से देख लो, चाहे इस जगह से देख लो, चाहे इस जगह से देख लो, इस जगह से देख लो या इस जगह से देख लो, ये सारी जगह से क्या हो गया है, बाइल डक्ट ब्लॉक हो गई हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, बाइलरी एट्रेसिया कहते हैं। और इसके थ्रू आप क्या मालूम कर सकते हो कि भाई बिलिरुबिन किस लिए नहीं बन रहा है या किस वजह से बिलिरुबिन की दिक्कत आ रही है, क्यों अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है, वो किसको आपको डिनोट करेगा, नियोनेटल जॉन्डिस को डिनोट करेगा, ठीक है। अब डायग्नोसिस पढ़ चुके हैं, तो भाई एक क्रामर रूल भी पढ़ लीजिए। भाई क्या ये क्रामर रूल बोलता क्या है, क्या बताना चाह रहा है अपन को, ये बताना चाह रहा है, ये काफी बार PYQs में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एम्स दिल्ली के द्वारा, बाकी काफी जगह पे आ चुका है मतलब इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए इसको ध्यान रखना कि भाई जोन के हिसाब से डिनोट करता है, कौन कौन से बॉडी एरिया के हिसाब से कितना अप्रोक्स बिलिरुबिन आपकी बॉडी में बढ़ चुका है। जैसे मान लीजिए अभी आपका फेस और नेक कवर हो रहा है येलोइश कलरेशन के साथ में, तो आप उसको क्या बोलोगे, कम से कम 4 से 6 mg/dl बढ़ चुका है, या 4 से 6 mg/dl पे क्या है, बिलिरुबिन का अमाउंट है। अगर मान लीजिए अपर ट्रंक पे बात पहुंच गई है, तो वो क्या कितना अमाउंट हो सकता है, 6 से 8 mg/dl हो सकता है। अगर लोअर ट्रंक पे बात पहुंची है तो कितना अमाउंट हो चुका है, 8 से 12 mg अमाउंट हो चुका है, किसका, बिलिरुबिन का। आर्म्स और लेग्स पे बात पहुंच चुकी है तो 12 से 15 mg हो चुका है, और पाम्स और सोल मतलब पैर के तलवे तक अगर येलोइश डिस्कलरेशन पहुंच चुका है तो मोर देन 15 mg/dl, या फिर आप बोल सकते हो 15 to 20 mg/dl तक क्या हो चुका है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ चुका है। ये है क्रामर्स रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग पूछा गया था कि भाई क्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग बताओ कि भाई एब्डोमिनल या फिर लोअर ट्रंक या थाइस के पोर्शन में अगर येलोइश डिस्कलरेशन पहुंच चुका है तो कितना अप्रोक्स बिलिरुबिन का अमाउंट होगा। तो वहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, 8 से 12 mg/dl अमाउंट होगा। तो ये इस तरीके से इसको याद कर लेना, या फिर कोई ट्रिक अपना लेना, फुल एपी। अब फुल एपी के अकॉर्डिंग आपको 4 से 6 चलना है, ठीक है, किसमें, फेस पे। अपर ट्रंक की बात करोगे तो 6 से 8 हो जाएगा, लोअर ट्रंक की बात करोगे तो 8 से 12 हो जाएगा, आर्म्स की बात करोगे तो 12 से 15 हो जाएगा, और सोल्स या पाम की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 से ज्यादा या फिर 15 से 20 mg/dl हो जाएगा। समझे बात को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मैनेजमेंट की ओर। अब यह मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको क्या करना है, असेसमेंट करना है। क्या करना है, सबसे पहले असेसमेंट करना है। क्या असेस करोगे, चेक ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस कब चालू हो रहा है, 24 घंटे के बाद या 24 घंटे से पहले, ठीक है। असेस प्रोग्रेशन यूजिंग करमार रूल। भाई क्रामर्स रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उनको असेस करना है कि भाई कहां तक पहुंचा है, फेस पे है, लोअर ट्रंक पे है, अपर ट्रंक पे है, आर्म्स पे है, लिम्स पे है, किस पे है, ठीक है। सीरम बिलिरुबिन मेजरमेंट करोगे, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग कराओगे या कूम टेस्ट करोगे, CBC कराओगे, LFT कराओगे अगर जॉन्डिस प्रोग्रेशन कर गया है या प्रोलॉन्ग ज्यादा लंबे समय तक रह रहा है तो। ये तो हो गया आपका असेसमेंट में। अब जर्नल मैनेजमेंट क्या करोगे आप, भाई जर्नल मैनेजमेंट भी तो कुछ करोगे। तो जर्नल मैनेजमेंट में क्या करोगे, अर्ली एंड फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग। भाई शुरुआत जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, ब्रेस्ट फीडिंग दोगे, इनिशिएट करोगे। हाइड्रेशन मेंटेन रखोगे, बिलिरुबिन का जो मॉनिटरिंग है उसको आप प्रॉपरली ध्यान से देखोगे, ठीक है। साथ ही साथ में जो भी कॉजेस रहेंगे उनको आप ट्रीट करते जाओगे, ठीक है। उनको ट्रीट करते जाओगे, उनकी मेडिसिन अलग से चलाते जाओगे, या फिर उनको अलग से देखभाल उनकी चलती रहेगी आपकी, ठीक है। इसके अलावा सबसे मेन चीज, पहला आपने असेसमेंट कर लिया, फिर जनरल मैनेजमेंट कर लिया। अब बात है कि भाई पेशेंट को आप क्या कर सकते हो, फोटोथेरेपी न्यूनेटल मतलब बच्चे को फोटोथेरेपी प्रोवाइड कराओगे। अब फोटोथेरेपी प्रोवाइड कराने का सबसे मेन रीजन क्या है
कि भाई सबसे क्यों देते हैं, क्योंकि बिलिरुबिन एज स्पेसिफिक किससे ज्यादा क्या हो जाए, बढ़ जाए, उस जने को दिया जाता है। क्या मैकेनिज्म है इसका, काम क्या है, सबसे मेन चीज स्टार मार्क कर लो, काफी बार पूछ लिया है, इस चीज को स्टार मार्क कर लो भाई। कन्वर्ट्स, इसका काम क्या है, ये कन्वर्ट करता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को वाटर सोल्यूबल फोटो आइसोमर्स के अंदर। किस में कन्वर्ट कर रहा है भाई, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो जो ज्यादा अमाउंट में बन रहे थे उनको वाटर सोल्यूबल फोटो आइसोमर्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और नर्सिंग केयर क्या क्या रखनी होगी आपको फोटोथेरेपी में, देखो फोटोथेरेपी एक अलग से पूरा टॉपिक है जिसको अपन सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही अलग से पूरा टॉपिक है जिसको सेपरेटली अपन कवर अप करेंगे, अलग से पूरा पढ़ेंगे, जिसके अंदर फोटोथेरेपी के बारे में सब कुछ जानेंगे, कब रखते हैं, क्या करते हैं, कैसे केयर करेंगे, सब कुछ। लेकिन अभी ये जान लीजिए भाई, जिस भी पर्सन का या जिस भी पेशेंट का बिलिरुबिन हद से ज्यादा बढ़ रहा हो उस पेशेंट को अपन क्या देंगे, फोटोथेरेपी देंगे। क्यों देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को वाटर सोल्यूबल फोटो आइसोमर्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब इस दौरान आप क्या केयर करोगे, आई पैड्स लगाओगे बच्चे के, एक्सपोजर मैक्सिमम स्किन को ज्यादा एक्सपोजर करोगे, ठीक है। टर्न बेबी एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे में बेबी को पोजीशन चेंज करते रहोगे, उसको टर्न करते रहोगे। टेम्परेचर मॉनिटर करोगे, हाइड्रेशन मॉनिटर करोगे, उसका स्टूल चेक करोगे, ग्रीन लूजेस स्टूल कॉमन, कैसा स्टूल लूज करते हैं, ग्रीन कलर का स्टूल लूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिमूव आई पैड्स ड्यूरिंग फीडिंग, और बीच बीच में फीडिंग प्रोवाइड करनी है तो फीडिंग के दौरान आप क्या करोगे, आई पैड्स को रिमूव कर दोगे, ये फोटोथेरेपी के दौरान, लेकिन आप क्या करोगे, आई पैड्स को लगा के रखोगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्या है। अब लास्ट पॉइंट आप क्या कर सकते हो भाई, फोटोथेरेपी कर ली उससे भी काम नहीं बना, तो अब आप क्या करोगे, ट्रांसफ्यूजन एक्सचेंज करोगे। कब करोगे, मतलब ट्रांसफ्यूजन एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का मतलब है कि जो ब्लड है उसको आप ट्रांसफ्यूज कर दोगे, जिससे कि जो बिलिरुबिन का अमाउंट ज्यादा था वो क्या हो जाए, कम हो जाए। सीवियर हाइपर बिलिरुबिनिया में या कंडीशन के अंदर आप ट्रांसफ्यूजन करोगे। फोटोथेरेपी फेलियर हो जाए तब करोगे। साइन ऑफ कर्निक्राइटिस का अगर साइन आए तो उस कंडीशन के अंदर भी आप क्या करोगे भाई, ट्रांसफ्यूजन की तरफ प्रोसीड करोगे। नेक्स्ट, हीमोलाइटिक डिजीज विद वेरी हाई बिलिरुबिन के साथ में हो तो उस कंडीशन में भी आप ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस को जनरेट करोगे, ठीक है। अब ये क्या था, ये हमारा था न्यूनेटल जॉन्डिस। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, लेकिन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके उतना इसको शेयर करें। जो ऐसे बच्चे हैं जिनको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के थ्रू आउट पढ़ना है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू पढ़ना है, तो वो क्या कर सकते हैं, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और आप ऐप पे जाके सर्च मार सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए वैलिड हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। यदि आप नर्सिंग की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप मिशन हाई सक्सेस किट ले सकते हो। उस एक ही किट के अंदर आपको ऑनलाइन कोर्सेज, 6 बुक्स का कॉम्बो और टेस्ट सीरीज। ऑर्डर करने के लिए डाउनलोड कीजिए मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप।